India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा कविया गोमा। कोर्ट्स राउंडअप में आप सभी का स्वागत है। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। कोर्ट की कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट्स तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। आगे बढ़ने से पहले डाल लेते हैं नजर हेडलाइंस पर। वायु प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभी तक की सरकार की पहल है नाकाफी, ग्रेटेड रिस्पांस की है जरूरत। जब तक हालात नहीं सुधरेंगे सुनवाई रहेगी जारी। दिल्ली हाई कोर्ट ने सरकारी अस्पतालों में पैरामेडिकल स्टाफ और डॉक्टरों की तत्काल नियुक्ति की मांग वाली जनहित याचिका पर नोटिस किया जारी। याचिका में दावा कि स्टाफ की करीब 40% है कमी। कड़कड़डूमा कोर्ट ने दिल्ली दंगे मामले में 5 आरोपियों को बरी करते हुए पुलिस छानबीन की जांच के आदेश दिए। पूछा क्या जानबूझकर अपराधियों को बचाने की कोशिश की गई। ऑनलाइन गैम्बलिंग पर प्रतिबंध लगाने के मामले में राज्य सरकार ने कर्नाटक हाई कोर्ट में कहा कौशल के खेल के पैसे का दाव सट्टेबाजी है और ये अपराध है। India Legal presents Courts Roundup. सुप्रीम कोर्ट में वायु प्रदूषण पर सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने कहा कि ग्रेटेड रिस्पांस या क्रमिक कार्रवाई की बात कही है। गंभीर स्थिति में जाने के बजाय हमें समय रहते उचित कदम उठाना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि अभी जो प्रदूषण रोकथाम के लिए कदम उठाए जा रहे हैं वो नाकाफी हैं। हम दुनिया को भी गलत संदेश दे रहे हैं। कोर्ट ने कहा कि जब तक हालात नहीं सुधरेंगे हम सुनवाई करते रहेंगे। वायु प्रदूषण पर चिंता जताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ग्रेडेड रिस्पांस या क्रमिक कार्रवाई की बात कही है। कोर्ट ने कहा कि जब प्रदूषण के हालात गंभीर होते हैं तभी कार्रवाई की जाती है। वायु प्रदूषण के मसले पर दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपना हल्फनामा दाखिल किया। दिल्ली सरकार ने अपने हल्फनामे में सुप्रीम कोर्ट को बताया कि 21 नवंबर तक जो भी पाबंदियां लगाई गई थी उन पाबंदियों को 26 नवंबर तक के लिए बढ़ा दिया गया है। साथ ही गाड़ियों की पार्किंग का चार्ज 3 से 4 गुना बढ़ाने की सिफारिश लोकल बॉडी अथॉरिटी को भेज दिया गया है। दिल्ली में ट्रैफिक को व्यवस्थित करने के लिए ट्रैफिक पुलिस की संख्या को बढ़ा दिया गया है। दिल्ली सरकार ने डीटीसी और क्लस्टर बसों की संख्या को भी बढ़ाया है। दिल्ली की सड़कों पर धूल को साफ करने के लिए डस्टिंग मशीन की संख्या बढ़ाई गई है। सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट को बताया कि बुधवार को प्रदूषण 290 दर्ज की गई है। सीजीआई ने कहा कि तेज हवा की वजह से प्रदूषण कम हुआ है। आपके लोगों द्वारा उठाए गए कदमों की वजह से प्रदूषण कम नहीं हुआ। ग्रेडेड रिस्पांस या क्रमिक कार्रवाई की जरूरत है। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि जब हालात गंभीर हो जाता है तब हम उपाय करते हैं। हमें हालात का पूर्वानुमान लगाना होगा। आप समय रहते उचित कदम उठाएं। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि कई अहम कदम उठाए गए हैं। 6 थर्मल पावर प्लांट 30 तक बंद है। कंस्ट्रक्शन पर लगी रोक को 21 नवंबर को हटाया गया है। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि अभी स्कूल बंद रखे गए हैं। पढ़ाई ऑनलाइन जारी है। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि प्रदूषण पर रोक के लिए स्टैटिस्टिक्स के आधार पर प्रदूषण को रोकने की तैयारी करनी होगी। जो तरीके प्रदूषण को रोकने के लिए उठाए जा रहे हैं वो नाकाफी हैं। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि 1007 पानी का छिड़काव करने वाली मशीनें लगाई गई हैं। इसके साथ ही प्रदूषण फैलाने वाले 33 उद्योगों को बंद कर दिया गया है। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी है। हम दुनिया को जो मैसेज भेज रहे हैं उसे देखिए।
आप इन गतिविधियों को पहले से ही रोक लगा सकते थे ताकि गंभीर स्थिति ही ना बने। आप समय रहते कार्रवाई क्यों नहीं करते? दिल्ली हर बार ये मुसीबत क्यों झेले? सीजे रमन्ना ने कहा कि इस मामले पर सुनवाई बंद नहीं की जाएगी। अगर संभव हुआ तो प्रतिदिन या एक दिन के अंतराल पर सुनवाई करेंगे। सीजीआई ने कहा कि हम सोमवार को मामले की सुनवाई करेंगे। अगले 1-2 दिन तक पाबंदी जारी रखें, फिर हवा की गुणवत्ता में सुधार को लेकर ढिलाई देने पर विचार करें। ब्यूरो रिपोर्ट। एससीबीए वकीलों ने कोर्ट में पूर्ण रूप से फिजिकल हियरिंग की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में हस्तक्षेप याचिका दाखिल की। एससीबीए के 114 वकीलों ने उत्तराखंड हाई कोर्ट के पूरी तरह से फिजिकल हियरिंग लागू करने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई में हस्तक्षेप याचिका दाखिल की। आज मामले की जल्द सुनवाई की मांग के दौरान कोर्ट ने कहा कि इस मामले पर आपका बार भी 2 भाग में बटा हुआ है। हालांकि कोर्ट इस अर्जी पर सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया गया। अब इस मामले पर सुनवाई अन्य मामलों के साथ 6 दिसंबर को होगी। याचिका में सोमवार से शुक्रवार सभी दिनों में मामलों की सुनवाई फिजिकल किए जाने की मांग है। याचिका के मुताबिक मामलों की सुनवाई पक्षकारों के सामने खुली अदालत में होनी चाहिए, लेकिन महामारी की आड़ लेकर कुछ लोगों द्वारा फिजिकल हियरिंग का विरोध कर रहे हैं। याचिका के मुताबिक वर्चुअल से होने वाली सुनवाई में कई वकील सहजता से अपना पक्ष तब नहीं रख पाते जब वर्चुअल में तकनीकी समस्याएं आ जाती है। तकनीकी समस्या की वजह से सुनवाई के दौरान कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो उत्तराखंड हाईकोर्ट में फिजिकल हियरिंग की मांग को लेकर ये पूरी सुनवाई, जिसमें एससीबीए के वकीलों ने हस्तक्षेप याचिका दाखिल की। आपको बता दें कि इस हस्तक्षेप में जो याचिका दाखिल की गई है उसमें उत्तराखंड हाईकोर्ट में पूर्ण फिजिकल हियरिंग लागू करने के जो फैसले हैं उसी फैसले को कोर्ट में चुनौती दी गई थी। तो उत्तराखंड में फिजिकल हियरिंग को लेकर जो है उसकी मांग, फिजिकल हियरिंग की मांग की गई थी उत्तराखंड हाई कोर्ट में। अब ऐसे में जो इसको लागू करने का जो फैसला है उसको लेकर चुनौती दी गई। तो इधर दिल्ली हाई कोर्ट ने सरकारी अस्पतालों जैसे एम्स, सफदरजंग अस्पताल, राम मनोहर लोहिया अस्पताल आदि में पैरा मेडिकल स्टाफ समेत पर्याप्त संख्या में डॉक्टरों की तत्काल नियुक्ति की मांग वाली जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया है। ये नोटिस केंद्र दिल्ली सरकार को जारी किया गया है। याचिका में स्थानीय निकायों के अस्पतालों जैसे एमसीडी और मोहल्ला क्लिनिक समेत अन्य निकायों के अस्पतालों में रिक्तियों को भरने की मांग की गई है। इन सभी निकायों को दिल्ली सरकार द्वारा तत्काल आधार पर चलाया जा रहा है। मुख्य न्यायाधीश DN पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की खंडपीठ ने दिल्ली सरकार और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से भर्ती प्रक्रिया को शुरू करने के लिए कदम उठाने को कहा है। जस्टिस पटेल ने मंत्रालय की ओर से पेश CGSC अनिल सोनी से कहा कि कोई भी आपको सभी रिक्तियों को भरने के लिए नहीं कह रहा है, लेकिन कम से कम कुछ काम करके तो दिखाओ। सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों और पैरा मेडिकल स्टाफ की 30 से 40% कमी का हवाला देते हुए त्रिनगर निर्वाचन क्षेत्र से दिल्ली के पूर्व विधायक डॉक्टर नंदकिशोर गर्ग ने याचिका दायर की। याचिका में कहा गया कि जीवन के अधिकार जैसी महत्वपूर्ण सेवाएं प्रदान करने में जवाबदेही का पूर्ण अभाव है। सुनवाई के दौरान CGSC अनिल सोनी ने इस प्रार्थना का विरोध करते हुए कहा कि भर्ती प्रक्रिया सेवा मामले से संबंधित है, इसमें नीतिगत निर्णय शामिल हैं। गौरतलब हो कि कोर्ट ने दिल्ली भर के सरकारी अस्पतालों में कोविड-19 से हुई मौतों की जांच के लिए वरिष्ठतम डॉक्टरों की एक टीम के साथ हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश के साथ एक आयोग के गठन पर प्रार्थना पर नोटिस जारी करने से इनकार कर दिया था। मामले की सुनवाई अब 12 जनवरी 2022 को होगी। कड़कड़डूमा कोर्ट ने उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों से संबंधित एक मामले में 5 लोगों को बरी करते हुए संबंधित DCP को निर्देश दिया है कि जिस प्रकार से जांच अधिकारी ने ये पता लगाने के लिए कि क्या आरोपियों को बचाने के लिए जानबूझकर प्रयास किया गया था या नहीं, उसकी जांच की है। इस मामले की जांच की जाए। एडिशनल सेशन जज वीरेंद्र भट्ट ने कहा, आरोप पत्र के अवलोकन से ये पता नहीं चलता है कि जांच अधिकारी ने घटना के किसी अन्य गवाह का पता लगाने का कोई भी प्रयास किया था या नहीं।
ये स्पष्ट नहीं है कि जांच अधिकारी ने किसी अन्य गवाह का पता नहीं लगाने का फैसला किया या फिर कोई अन्य व्यक्ति सामने नहीं आया जिसने इस घटना को देखा था। अभियोजन पक्ष का मामला था कि दबंग लगभग 100 दबंगइयों की भीड़ जो छेड़ पाइप, पत्थर, पेट्रोल की बोतल आदि से लैस थे। उन्होंने शिकायतकर्ता के मेडिकल स्टोर का शटर तोड़ दिया था। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि उसके घर और आसपास के कुछ अन्य घरों में तोड़फोड़ करने के बाद दगाइयों ने लगभग 22 लाख रुपए की दवाई और 23 लाख रुपए की सौंदर्य प्रसाधन लूट लिए। अदालत का विचार था कि जब दो समूहों के बीच संघर्ष होता है तो किसी व्यक्ति को दोषी ठहराने के लिए अभियोजन पक्ष के कम से कम 2 गवाहों से संबंधित व्यक्तियों की भूमिका और भागीदारी का समर्थन और पहचान करनी होती है। कोर्ट ने कहा कि मौजूदा मामले में पूरे आरोप पत्र के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि केवल एक गवाह है। इसके अलावा कोर्ट ने डीसीपी को जांच करने का निर्देश देते हुए अदालत ने उसी के संबंध में रिपोर्ट मांगी। बात अब ऑनलाइन गेम की, जिसके मामले में कर्नाटक सरकार ने हाई कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया कि किसी खेल के परिणाम पर दांव लगाना, चाहे वो मौका हो या कौशल का हो, ये सट्टेबाजी के बराबर होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस तरह के परिणाम की जानकारी नहीं होती है। एडवोकेट जनरल प्रभुलिंग की नवेदगी से कर्नाटक पुलिस अधिनियम 2021 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं का विरोध करते किया। अधिनियम के तहत राज्य सरकार ने सभी ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध लगा दिया। नवदगी ने भारत और पाकिस्तान के बीच एक क्रिकेट मैच का उदाहरण देते हुए कहा कि अगर भारत बनाम पाकिस्तान खेल रहा है तो ये कौशल का खेल है। अगर मैं खेल पर कई लोगों से दाव लगाता हूं तो मैं अज्ञात परिणाम के संबंध में दाव लगा रहा हूं। ये कौशल का खेल नहीं हो सकता। नवदगी ने स्पष्ट किया कि कानून का संबंध कौशल के खेल से नहीं बल्कि ये संगठित सिंडिकेट के बारे में है जो अज्ञात परिणाम पर दाव लगाता है। आगे ये भी कहा गया कि योर लीडरशिप समक्ष प्रश्न ये है कि क्या किसी संगठित सिंडिकेट को किसी अज्ञात परिणाम को इकट्ठा करने और सट्टेबाजी करने से रोकना प्रतिबंधित है या नहीं। उन्होंने कहा कि यदि आप एक ऑनलाइन गेम के मालिक हैं और इसे दांव लगाने और सट्टेबाजी के उद्देश्य से उपयोग करते हैं तो ये अपराध है। राज्य ने यह भी बताया कि कानून को चुनौती देने वाले किसी भी याचिकाकर्ता पर इसके तहत आरोप नहीं लगाया गया है और इस प्रकार स्टे की अंतरिम राहत देने का विरोध किया गया। नवदगी ने कहा कि कानून की वैधता को चुनौती देने का कोई कारण या चिंता नहीं है। उन्हें आना चाहिए और बताना चाहिए कि क्या उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू की गई है। इस पर कोर्ट ने जवाब दिया कि श्रेया सिंघम बनाम भारत संघ के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के अनुसार नागरिकों को अदालतों का दरवाजा खटखटाने की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। अदालत 30 नवंबर को याचिकाओं पर सुनवाई जारी रखेगी। केरल हाईकोर्ट ने राज्य में धार्मिक और राजनीतिक संगठनों को त्योहारों या विरोध प्रदर्शनों के दौरान सार्वजनिक सड़कों पर पैदल चलने वालों और यातायात की आवाजाही को प्रतिबंधित करने वाले मानदंडों की ईमानदारी से पालन करने का निर्देश जारी किया है। न्यायमूर्ति अनिल के नरेंद्रन और न्यायमूर्ति पीजी अजित कुमार की खंडपीठ एक निवासी द्वारा दायर एक याचिका पर विचार कर रही थी। इसमें थुरवुर महाक्षेत्रम के वार्षिक उत्सव के दौरान सड़क के किनारे पर दुकानें लगाने की प्रथा को चुनौती दी गई है। याचिका में प्राथमिक तर्क ये दिया गया है कि क्योंकि विचाराधीन सड़क का रखरखाव लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जाता है, इसलिए इसकी अनुमति के बिना कोई भी दुकान या स्टॉल नहीं लगाया जा सकता। हालांकि त्रावणकोर देवस्थान बोर्ड ने पलटवार करते हुए कहा कि उक्त सड़क देवस्थान संपत्ति के माध्यम से बनाई गई है। पैनल ने कहा कि सड़क को वैसे ही रहना है। जो बोर्ड सड़क या फुटपाथ पर जगह की नीलामी नहीं कर सकता। ये भी निर्देश दिया गया कि कोई भी दुकान मालिक अपने स्टॉल के बाहर अपना मॉल नहीं रखेगा। याचिकाकर्ता ने कहा कि हालांकि मंदिरों या चर्चों के बाहर सड़क किनारे स्टॉल धार्मिक त्योहारों के आकर्षण में एक है, लेकिन इन्हें पैदल चलने वालों और यातायात में बाधा डालने की अनुमति नहीं दी जा सकती। पीठ ने याचिकाकर्ता के इस तर्क पर सहमति जताई। कोर्ट ने आगे कहा कि सार्वजनिक सड़कों और फुटपाथों के गैर अवरोध के संबंध में निर्धारित मानदंडों का पालन सभी को करना होगा। बेंच ने जिला कलेक्टर को दुकानों के आवंटन के लिए एक साइट योजना को अंतिम रूप देने के लिए ग्राम पंचायत और पीडब्ल्यूडी अधिकारियों के साथ एक बैठक बुलाने का आदेश दिया।
इधर एनसीबी मुंबई के क्षेत्रीय निदेशक समीर वानखेड़े के पिता ज्ञानदेव ने नवाब मलिक के खिलाफ मानहानि के मुकदमे पर बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी। ज्ञानदेव वानखेड़े ने आरोप लगाया था कि मलिक ने एनसीबी के मुंबई क्षेत्रीय निदेशक के खिलाफ आरोप लगाना शुरू कर दिया था। ज्ञानदेव वानखेड़े ने 1.25 करोड़ रुपए के नुकसान की मांग के अलावा उन्होंने एचसी से मानहानि सामग्री को हटाने का आदेश देने और महाराष्ट्र के मंत्री को ऐसी टिप्पणी करने से रोकने का अनुरोध किया था। न्यायमूर्ति माधव जामदार की एकल पीठ ने राक्पा प्रवक्ता को ज्ञानदेव वानखेड़े और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ बयान देने से रोकने से इंकार कर दिया। हालांकि उन्होंने मलिक को वानखेड़े परिवार की मानहानि के लिए कुछ भी प्रकाशित करने या बोलने से पहले तथ्यों का उचित सत्यापन करने का निर्देश दिया। हाईकोर्ट ने एक खंडपीठ के सामने इस आदेश का विरोध करते हुए एनसीबी मुंबई जोनल निदेशक के पिता ने मांग की कि उन्हें दाऊद के रूप में संबोधित नहीं किया जाना चाहिए और मलिक को अपने परिवार के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट लिखने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। न्यायमूर्ति जामदार ने अपने आदेश में ये स्पष्ट कर दिया कि ट्वीट, मीडिया सामग्री, वीडियो, प्रेस कॉन्फ्रेंस आदि द्वेष या व्यक्तिगत दुश्मनी से प्रेरित है। हालांकि इस स्तर पर यह नहीं किया जा सकता कि ये पूरी तरह से गलत है। इसके अलावा उन्होंने आरोप लगाया कि एनसीबी मुंबई के क्षेत्रीय निदेशक 2 निजी व्यक्तियों के माध्यम से फोन टैप कर रहे हैं। महाराष्ट्र के मंत्री ने यह भी कहा कि उन्हें एनसीबी के एक अनाम अधिकारी द्वारा भेजा गया पत्र मिला है जिसमें वानखेड़े द्वारा कथित रूप से दर्ज 26 फर्जी मामलों का हवाला दिया गया था। इधर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक नाबालिग लड़की की हत्या और बलात्कार के मौत की सजा पाए दोषी को बरी कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि कथित घटना से पहले मृतक को आरोपी अपीलकर्ता के साथ अंतिम बार देखे जाने के साक्ष्य को आश्वस्त करने वाला नहीं पाया गया। जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस समीर जैन की खंडपीठ ने ये भी कहा कि मामले को सुलझाने के लिए पुलिस पर अत्यधिक दबाव रहा होगा और कहा कि आरोपी अपीलकर्ता के नाम के मामले को सुलझाने के लिए केवल संदेह के आधार पर शामिल किया गया होगा, न कि सबूत के आधार पर। कोर्ट ने कहा कि जब हम ये सब ध्यान में रखते हैं तो हमें लगता है कि आरोपी अपीलकर्ता का नाम मात्र संदेह के आधार पर रखा गया था, न कि मामले को सुलझाने के लिए सबूत के आधार पर। विशेष रूप से जब शरीर की खोज के कुछ घंटों की समाप्ति के बाद, तब तक तो गुमशुदगी की रिपोर्ट और ना ही प्राथमिकी दर्ज की गई थी। भले ही कथित तौर पर पीड़ित 6 अगस्त 2020 की शाम से लापता था। मृतक नाबालिग के पिता ने प्राथमिकी दर्ज करते हुए आरोप लगाया कि उसकी बेटी को 6 अगस्त 2020 को अपीलकर्ता ने बहकाया और उसके बाद 8 अगस्त 2020 को उसे मृत पाया गया। धारा 363, 302 और 201 आईपीसी के तहत दंडनीय अपराधों के लिए प्राथमिकी दर्ज की गई थी और अपीलकर्ता गोविंदा को 9 अगस्त 2020 को गिरफ्तार किया गया। इस दौरान कई लोग चश्मदीद बने और गवाही दी। ट्रायल कोर्ट अदालत का आदेश ये पता चलने पर कि आरोपी की उम्र 25 साल थी और मृतक की उम्र 12 साल से कम थी, ट्रायल ने निष्कर्ष निकाला था। आरोपी अपीलकर्ता के खिलाफ निम्नलिखित परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए मामले में मौत की सजा दी जानी चाहिए। बहरहाल कोर्ट ने कहा कि पीड़ित को आरोपी के साथ आखिरी बार देखा गया था, ये सबूत भरोसे का नहीं है। इसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नाबालिग के बलात्कार हत्या के मामले में मौत की सजा पाए व्यक्ति को बरी किया। दिल्ली उच्च न्यायालय ने देखा कि किसी व्यक्ति को केवल आरोपों पर गिरफ्तार करने से उनकी प्रतिष्ठा को नष्ट करने की क्षमता होती है और इसलिए पूर्व दोषी चरण में गिरफ्तारी से निपटने के दौरान बहुत सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है। न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद ने अपनी कंपनी के मानव संसाधन विभाग में काम करने वाली एक कर्मचारी से बलात्कार के आरोपी एक व्यक्ति को अग्रिम जमानत देते हुए ये टिप्पणी की। राधेश्याम नाम के व्यक्ति ने कथित तौर पर अपनी कंपनी की कुछ अन्य महिलाओं को भी उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए मजबूर किया। न्यायमूर्ति प्रसाद ने कहा कि आरोपी ने शिकायतकर्ता के साथ सहमति से यौन संबंध बनाए थे या नहीं, इस पर निचली अदालत विचार करेगी और इस मामले की गुण दोष पर टिप्पणी करने से खुद को दूर रखेगी। आरोप यह था कि नवंबर 2020 में आरोपी ने उसे एक होटल में मिलने के लिए बुलाया और उसके साथ जबरदस्ती यौन संबंध बनाया। उस व्यक्ति ने दिसंबर 2020 में उसके साथ कथित तौर पर फिर से बलात्कार किया। हालांकि जब उसने जनवरी 2021 में फिर से वही कार्य करने की कोशिश की तो शिकायतकर्ता ने इंकार कर दिया। इसके बाद युवक ने उसे कंपनी से निकाल दिया। हालांकि रिपोर्टिंग मैनेजर से बात करने के बाद वो फिर से नौकरी में शामिल हो गई, जिसने कहा कि उसे भी मालिक द्वारा इसी तरह परेशान किया गया था।
वरिष्ठ अधिवक्ता मोहित माथुर ने दलील दी कि याचिकाकर्ता और शिकायतकर्ता एक नियुक्ता कर्मचारी संबंध में थे जो बाद में एक सहमति से शारीरिक संबंध के लिए विकसित हुआ था। उन्होंने कहा कि महिला ने 3 अलग-अलग मौकों पर उसके साथ यौन संबंध बनाए और यहां तक कि एक व्यापार यात्रा के लिए आगरा भी गई जहां उसके साथ 3 दिनों तक रही। उन्होंने आगे तर्क दिया कि यदि शिकायतकर्ता के साथ बलात्कार किया गया होता तो उसने तुरंत प्राथमिकी दर्ज करा दी होती, लेकिन वर्तमान मामले में ये पहली कथित घटना के बाद लगभग 6 महीने के बाद ये किया गया। हालांकि ट्रायल कोर्ट ने पहले जुलाई में उस व्यक्ति की जमानत अर्जी खारिज कर दी थी, लेकिन अब हाईकोर्ट ने नोट किया कि 2 गवाह जो कि कंपनी के कर्मचारी थे पहले ही जा चुके हैं और इसलिए वो व्यक्ति उन्हें प्रभावित करने की स्थिति में नहीं है। पंजाब में प्री प्राइमरी शिक्षकों के 8,393 पदों पर भर्ती के लिए 28 नवंबर को आयोजित होने वाली लिखित परीक्षा पर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने प्रदेश के शिक्षा सचिव को याचिका पर जवाब दाखिल करने का आदेश दिया। नजर सिंह और अन्यों ने प्री प्राइमरी शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया तय की गई शर्तों को गलत बताते हुए हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। 21 सितंबर को हाईकोर्ट ने याचिका पर पंजाब सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था और साथ ही पूछा था कि वो बताएं कि क्यों ना इन पदों की नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगा दी जाए। राज्य सरकार द्वारा दाखिल जवाब पर हाईकोर्ट ने कहा कि वो स्पष्ट नहीं है। दोनों नोटिफिकेशन पर पंजाब सरकार कोई जवाब नहीं दे पाई है। हाईकोर्ट ने अब 28 नवंबर की परीक्षा पर रोक लगाते हुए शिक्षा सचिव को जवाब देने का आदेश दिया। 23 नवंबर 2020 को प्री प्राइमरी शिक्षकों के 8,393 पदों पर सीधे भर्ती के आवेदन दिए गए हैं। इधर याचिकाकर्ताओं ने बताया कि इसके बाद सरकार ने 14 सितंबर को फिर से इन्हीं पदों के लिए विज्ञापन जारी कर दिया और नई शर्तें लगा दी हैं। इन पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदक को एजुकेशन प्रोवाइडर, एजुकेशन वॉलंटियर, एजुकेशन गारंटी स्कीमर वॉलंटियर, ट्रेनिंग रिसोर्सेज वॉलंटियर, इंक्लूसिव एजुकेशनल वॉलंटियर कम से कम 3 वर्षों का अनुभव होना अनिवार्य है। याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि सरकार ने ये सब शर्तें पहले से कार्यरत शिक्षकों को एडजस्ट करने के लिए ही की है। इस तरह तो कोई भी आवेदक जिन्हें इसका अनुभव नहीं है उनकी नियुक्ति ही नहीं हो पाएगी और ये पूरी तरह से गलत है, लिहाजा इसे रद्द किया जाए। चलिए इसी के साथ कोर्ट्स राउंडअप में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.